हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने आईआईटी जेईई का जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से कौन सी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। तो मतलब इसमें पिछले पिछले 10-12 साल से जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसका मैंने प्रैक्टिस सेशन बनाया था, वो प्रैक्टिस सेशन किया था हमने। स्पेशली हमने इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, स्पेशली अभी जो ये बोर्ड पे ऊपर जो लिखा था। सो ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बेस्ड है। सो ये क्वेश्चन को आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं या अलजेब्रा को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। इधर एक क्वेश्चन दिया है, mod z+4 इज लेस देन आर इक्वल टू √3 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 कितना है। इसको मैंने ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ, उसके बाद हम अलजेब्रिकली कैसे करना वो भी देखते हैं। mod z-z0 इज इक्वल टू r, ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल। सेंटर होगा z0 कॉम्प्लेक्स नंबर और रेडियस होगा r। ठीक है, मतलब देखो इक्वेशन कैसा होगा, एक सर्किल ले रहा हूँ जिसका सेंटर है z0, रेडियस है r। सो ये सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, वेरिएबल पॉइंट z। ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट r। सो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z1 - z2 या z - z0। ठीक है, इज इक्वल टू r। ठीक है, अब ये जो सर्किल रिप्रेजेंट करता है इसमें ऐसा दिया है लेस देन आर इक्वल टू, मतलब इंटीरियर पार्ट। ओके, इंटीरियर पार्ट मतलब 3 से कम, तो इधर रेडियस r से कम। सो ये जो रिप्रेजेंट करता है सर्किल एंड इट्स इंटीरियर, ओके, सारे इंटीरियर पोर्शन रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है r से कम होना चाहिए। ठीक है, r से कम मतलब ये जो रेडियस है, रेडियस से कम मतलब अंदर आने वाला है, ग्रेटर देन देता है तो बाहर वाला है। अब सो ये रिप्रेजेंट करता है कौन सी सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल देखो उसको कंपेयर करें तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ सेंटर। सेंटर कितना है इसका सेंटर होगा -4। ओके, -4 कैसे होता है सर, -4 + 0i मतलब सेंटर होगा -4, 0। उसके बाद इसका रेडियस होगा 3। सो मुझे अब एक सर्किल ड्रा करना है, सेंटर कितना है -4, 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, हाँ, जिसका रेडियस कितना लेना है मुझे 3 लेना है। इधर -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, सो ये -5 -6 -7। सो -4 सेंटर, इधर सेंटर, तो सर्किल ऐसा बनेगा। किससे जाना चाहिए, 7 से जाना चाहिए ना। ये हो जाएगा हमारा सर्किल विथ सेंटर -4 एंड रेडियस 3 यूनिट्स। ठीक है, सो अभी इसके इंटीरियर में जो भी पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है जेड को। ओके, यही जेड को अपने इधर भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसका इंटीरियर पार्ट जो भी पॉइंट है वो पॉइंट से। और दूसरा क्या है, ये mod z+1 किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1। ओके, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1। अभी -1 किधर है, इधर है। ठीक है, z मतलब एंटायर पार्ट है, एंटायर पार्ट। उधर क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है। सो देखो z किधर है, ये एंटायर पार्ट में किधर भी हो सकता है। सो देखो ये पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस चूज करते हैं। इधर पॉइंट रहे तो 0, इधर पॉइंट रहे, इधर पॉइंट रहे, इधर पॉइंट, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आपको किधर आएगा, मिनिमम तो 0 होगा। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है इधर पॉइंट में आएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। सो ये पूरा जो डिस्टेंस होता है दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। सो इधर देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ z+1, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, इधर से इधर तक डिस्टेंस है। सो टोटल कितना है, डायमीटर हो गए, डायमीटर मतलब डबल ऑफ रेडियस। सो रेडियस कितना आता है 3,
तो इधर डायमीटर हो जाएगा 6। ओके, इसको ज्योमेट्रिकली करना है, मतलब ज्योमेट्रिकली कर दिया, अलजेब्रिकली करना है तो मॉड z+1, इसको इसका टर्म्स में लिखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मॉड z+4 -3। सो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ मॉड z+4 +3। सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड z+4 प्लस मॉड ऑफ -3। इसका वैल्यू कितना था, मैक्सिमम वैल्यू 3। सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 3 + 3 लेस देन आर इक्वल टू 6। सो मॉड z+1 वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा 6। देखो इधर भी वही आया, इधर भी हो, मैं आपको एक्सप्लेन करके किया था, उसके वजह से टाइम लगा। इनकेस आपको विजुअलाइजेशन करना आता है, फटाक से आपको आंसर आ जाएगा। सर्कल ड्रा करो, 1 से डिस्टेंस देखो, -1 से डिस्टेंस देखो तो जल्दी आ जाएगा। इसमें क्या है, कभी कभी आपको कंडीशन वेरीफाई करना, इसमें भी आ जाएगा बहुत जल्दी से, बट ये IC वाला क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव में पूछ रहा है। तो उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन जो है 2 पॉइंट्स दिया है, तो ये एक पॉइंट है, मतलब 2 कंडीशन दिया है, Z1 एक पॉइंट है, Z2 एक पॉइंट है, ये दोनों ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये वाला जो Z1 = 12 है, एक इसको रिप्रेजेंट करता है सर्किल, सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 12, सीधा। ये वाला जो है मॉड Z2 माइनस इधर 3 + 4 है, ऐसा लिखा फाइन। ये भी रिप्रेजेंट करता है सर्किल, इधर C1 ले लो, इधर C2 ले लो। सेंटर, इसका सेंटर कितना है 3, 4 एंड रेडियस इसका 5 है। अभी इधर क्या पूछा है, ये सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, ये सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, इधर Z1 इधर Z2। Z1 - Z2 मतलब दोनों सर्किल के ऊपर पॉइंट्स का बीच में डिस्टेंस, ये कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। चलो इस सर्किल को मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 12 है, तो बहुत बड़ा सर्किल है, ठीक है। दूसरा ये वाला जो सर्किल आप अच्छा से देखो, 3, 4 इधर है, देखो x का 3 y का 4 मतलब समवेयर इधर आ जाएगा। और इसका रेडियस कितना आना चाहिए 5। देखो ड्रा करने से पहले ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट जो है 3, 4 है, इधर से डिस्टेंस जो है ये भी 5 हो जाएगा और सर्किल का रेडियस भी 5 है, मतलब इसका जो सर्किल है ओरिजिन से ही जा रहा है। अब ये सर्किल C1 हो गया, ये सर्किल C2 हो गया, ठीक है। हाँ अब इसको हटा दो। सो अब देखो इधर इसका सेंटर है, इधर ओरिजिन है, इसका पहला वाला सर्किल का सेंटर है। ये दोनों को मैं ऐसा ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सर्किल से, दोनों सेंटर से एक लाइन तो ज्वाइन कर सकता हूँ। सो ये पॉइंट कितना था 3, 4 था, ये पॉइंट 0, 0 था, ये टोटल लेंथ था 12, ये वाला जो लेंथ है 5, ये भी 5 + 5 है तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ Z1 - Z2। Z1 क्या है, ये बड़ा सर्किल के ऊपर पॉइंट है, Z2 क्या है, छोटा सर्किल के ऊपर पॉइंट है। आप ही बताओ जैसा मिनिमम डिस्टेंस किधर होगा। देखो Z1 को मैंने इधर रखा हूँ मान लो, ओके। सो Z2 को किधर ले सकता हूँ, किधर भी ले सकता हूँ, ओके। सो मान लो Z2 इधर रखता हूँ, देखो डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। सो मिनिमम चाहिए तो देखो इधर रखता हूँ, सबसे छोटा डिस्टेंस देखो, ये वाला जो पॉइंट है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, ओके, दूर बढ़ते जा रहे। सो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला जो है मिनिमम डिस्टेंस होगा, ओके। सो इधर आपको कैसे पता चलेगा, जब मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2, ओके, दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। हाँ इधर देखो, इधर सॉरी मॉड्यूलस ऑफ R1 है, ये पूरा कितना था 12 - 10, ओके, 12 में से 10 मॉड्यूलस ऑफ R1 - 2R2, ठीक है। सो अब डायग्राम से आराम से पता चलेगा। सो ये टोटल डिस्टेंस 12 था, उसमें से ये वाला डिस्टेंस हटा दो तो ये वाला डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। सो देयरफॉर इधर लिख रहा हूँ, मिनिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 - Z2 = 2। डायग्राम से बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको अलजेब्रिकली कैसे करना है वो भी मैं समझाता हूँ। ये वाला मिटा रहा हूँ, ये वाला एक बार नोट कर लेना, उसके बाद मिटा देता हूँ।
सो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने मिनिमम डिस्टेंस जोड़ लिया। अभी अलजेब्रिकली कैसे करना, आपको क्या करना है, Z1 माइनस Z2 ढूंढना है, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज़ दिया है आपको, तो इसका टर्म्स में मुझे लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, Z1 एज इट इज़ माइनस, देखो इधर क्या चाहिए आपको, Z2 माइनस 3 माइनस 4 है। देखो आप माइनस करें तो माइनस Z2 आ गया, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस, मतलब 3 प्लस 4i को ऐड किया, तो एट द सेम टाइम आपको सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। 3 प्लस 4i को सब्ट्रैक्ट किया, ओके। आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो हियर दिस कैन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, ओके। हाँ अब देखो मॉड Z1, ओके, मॉड Z1, हाँ उसके बाद इधर माइनस मॉड Z2, ठीक है। हाँ माइनस ऐसा लिख सकते हैं, देखो इधर इसको हमने मॉड Z1 माइनस Z2 माइनस 3 माइनस 4i, ओके, माइनस मॉड 3 प्लस 4i। हमने पढ़ा था मॉड Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ओके। सो ये पूरा एंटायर पार्ट को मैंने Z1 लिया, ए पार्ट को Z2 लिया, ठीक है। हाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ए वैल्यू देखते हैं, तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 माइनस 3 माइनस 4i, माइनस इसका वैल्यू कितना था 5, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब देखो ये वैल्यू आपको देखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 12 था, माइनस इसका मैग्नीट्यूड कितना था 5 था, माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ 7 माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू है 2 आएगा, ओके। हाँ यही हिसाब से मैक्सिमम कितना आ सकता है, देखो Z1 इसके जगह पे Z1 इधर होता था, ओके, Z2 इधर है, ठीक है, Z2 ये कोने पे है, Z1 ये कोने पे है, तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये 12 था, ये जो डिस्टेंस है ये 10 था। सो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22। सो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ Z1 माइनस Z2 का हो जाएगा 22। इधर कैसे आता है, इधर इसको अपने मॉड Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं, इधर सभी प्लस आ जाएगा, आपको 22 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, जब लेस देन आर इक्वल लेते हो बीच में प्लस आ जाएगा, ओके। सो सभी प्लस आ जाएगा, 12 प्लस 5 प्लस 5 22 आ जाएगा। तो इधर से आपको सीधा पता चल रहा है, ठीक है। सो आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो सीधा कॉम्प्लेक्स करते हो, ये देखो इधर किधर प्लस लगाना किधर माइनस लगाना, थोड़ा कंफ्यूज लगता है, बट इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये लिख लेना स्टूडेंट्स आप, तो इधर मॉड Z1 माइनस Z2 था, ठीक है। हाँ चलो अभी आगे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है तो ये इनइक्वालिटीज आपको याद आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको इसके बाद दूसरा भी एक क्वेश्चन है उसको एक तरीके से बताओ, इसको एक तरीके से बताता हूँ। तो इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है, तो Z1 इसको मैंने ले रहा हूँ A प्लस IB, Z2 इसको मैं ले रहा हूँ C प्लस ID, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 बार हो जाएगा C माइनस ID, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मॉड Z1 नॉट इक्वल टू 3, मतलब अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वैल्यू कभी 9 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी बोलो, उधर कंडीशन दिया है मॉड Z1 माइनस 3 Z2, ये जो नीचे वाला मॉड्यूलस पार्ट है उसको उधर लेके जा रहा हूँ, 3 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है। मॉड Z1 कितना है स्टूडेंट, A प्लस IB माइनस 3 Z2, तो माइनस 3C माइनस 3 ID इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस Z1, इधर लिख रहा हूँ Z1 इंटू Z2 बार,
ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी। अब देखो स्टूडेंट, ए सी प्लस ये दोनों का बी डी हो जाएगा प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी हो जाएगा। ठीक है, उसको इधर लिखाओ तो माइनस रखे तो ए सी प्लस बी डी माइनस आई इंटू बी सी माइनस ए डी। अब देखो स्टूडेंट, ये इसको मैंने रियल पार्ट इमेजिनरी कर रहा हूँ। ए माइनस 3c प्लस आई इंटू बी माइनस 3d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी माइनस बी सी। माइनस कामन ले लिया। हाँ, इसको स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड। मैग्नीट्यूड मतलब ये रियल नंबर है, दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है देखो, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो इधर हो जाएगा a माइनस 3c का स्क्वायर प्लस b माइनस 3d का स्क्वायर इज इक्वल इधर 3 माइनस ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर। बस ओनली कैलकुलेशन पार्ट है। हाँ, इधर a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6ac प्लस b स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6bd। सेम इधर 9 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस 6ac आएगा प्लस 2bc। देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2abcd प्लस 2ca माइनस 6bd। उसके बाद इसका a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd। ये 2abcd प्लस माइनस वाला कैंसिल हुआ। अब देखो दोनों साइड और कुछ कैंसिल होगा। देखो 6ac माइनस 6ac गया, उसके बाद माइनस 6bd गया। ठीक है, अब देखते स्टूडेंट्स, ये सारे टर्म्स को मैंने उधर साइड लेके जा रहा हूँ। देखो इधर लिख रहा हूँ मैंने 9 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स लिख दिया। इसके बाद इधर कितना टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है, सारे को उधर लेके गए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते स्टूडेंट्स, आपको ए स्क्वायर किस में कॉमन आ रहा है। ठीक है, या सी स्क्वायर किस में कॉमन आ रहे हैं वो देखते। देखो इधर 9 है। ओके, तो इधर देखो टोटल 5 टर्म्स हैं तो उधर 4 टर्म्स है। तो अब आराम से इसको फैक्टराइज करें तो कंडीशन ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 9। ये वाला आने के लिए कोशिश होना चाहिए। तो देखो पहले मैं ए स्क्वायर टर्म्स लेता हूँ एक साथ में, इधर एक है इधर एक है इधर एक है। सो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद प्लस अभी बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ इधर इधर और इधर। सो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद बाकी जो 9 वाला टर्म्स है ये तीनों को प्लस 9 कॉमन लिए तो इधर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ इधर माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइनस सी स्क्वायर है ना। देखो ये दोनों में माइनस है प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो सभी में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0 बचेगा। सो ऑलरेडी इधर बोला है ये वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इधर माइनस 9 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, सो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या ये 0 होना चाहिए या ये पार्ट 0 होना चाहिए या दोनों का दोनों 0 होना चाहिए। बट आपको ये पता है कि ये वाला पार्ट 0 नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी 0। सो ऑब्वियसली ये पार्ट 0 होना चाहिए। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वैल्यू 1 होना चाहिए। व्हाट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, किसका मैग्नीट्यूड है? देखो Z2 का मैग्नीट्यूड है। सो देयरफॉर मॉड Z2 वैल्यू हो गया 1। मॉड Z2 वैल्यू हो गया 1। एक्चुअली दोनों साइड ए मॉड Z स्क्वायर होता है
तो हमेशा मॉड जेड पॉजिटिव होता है तो मॉड जेड वैल्यू 1 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो इतना सिंपल करने के बाद मॉड जेड वैल्यू 1 आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इतना करने के बाद 1 आता है सर मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। सो ऐसा नहीं, तो आपको क्वेश्चन करने के बाद ही आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती करे तो जो कमाए वो मार्क्स भी चले जाएगा नेगेटिव मार्किंग वाले सिस्टम में। सो उसके लिए आपको अच्छा से करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट आप करें तो ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है और भी मेथड से कैसे करना है वो देखते हैं। ये नोट करिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस JEE क्वेश्चन है, ये प्रीवियस IIT की क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा से नोट कीजिए। चलो देखते हैं आगे। अभी दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस 2Z2, सेम क्वेश्चन जैसा ही है बाई 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 1। इधर भी सेम, मॉड Z2 नॉट इक्वल्स टू 1 देन Z1 लाइस ऑन, ऐसा दिया है। नीचे आपको देता है सर्किल, पैराबोला, ऐसा कुछ ऑप्शंस दे देगा। हाँ चलो अब देखते स्टूडेंट्स, देखो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हमने बोलते हैं यूनी मॉड्यूलर, ओके, यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हमने बोलते हैं यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं, ये फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा Z1 माइनस 2Z2 अपान 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, और इसका कॉन्जुगेट, ओके, इसका कॉन्जुगेट है तो डायरेक्टली मैंने कॉन्जुगेट लगा रहा हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर हर जगह पे, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 को कॉन्जुगेट लगेगा नहीं क्योंकि इट इज़ प्योरली रियल नंबर है, 2 माइनस इधर Z1 कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा वापस Z2 इज इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट, माड इधर देखो दोनों साइड स्क्वायर कर तो वापस यही आएगा। सो माड जेड स्क्वायर इज इक्वल 1 है तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल 1 लिख सकते हैं, वही प्रोसीजर। अभी मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, Z1 इंटू Z1 बार माइनस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार माइनस 2 Z2 इंटू Z1 बार प्लस 4 Z2 इंटू Z2 बार अपान, या इधर साइड लिख सकते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट अपान में लिख देता हूँ, उसके बाद उधर लेके जाऊँगा। 4 माइनस 2 Z1 बार Z2 माइनस 2 Z2 बार Z1 प्लस Z1 बार Z2 बार। अब ये पूरा उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा माड Z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिए तो Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर लेके गए तो देखो 4 माइनस इसमें से 2 कॉमन लिए तो Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार, उसके बाद ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस माड Z1 स्क्वायर माड Z2 स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हुआ। अब उधर से ये दोनों टर्म्स को उधर लेके जाओ, देखो ये 4 था, 4 एज इट इज लिखाओ, या उधर से टर्म्स को इधर लाओ तो भी चलेगा। देखो माड Z1 स्क्वायर, ओके, प्लस 4 माड Z2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस माड Z1 स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये दोनों में 4 दिख रहे हैं, ये दोनों को साथ में ले लो, ये दोनों को साथ में ले लो, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माड Z1 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आपको बचेगा 1 माइनस माड Z2 का स्क्वायर। ये दोनों में से 4 कॉमन आएगा, या माइनस 4 कॉमन ले रहा हूँ मैंने, सो 1 माइनस माड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में से मैंने 1 माइनस माड Z2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपको बचेगा माड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इधर से माड Z2 स्क्वायर इज इक्वल 1 आना चाहिए और माड Z1 स्क्वायर इज इक्वल 4 आना चाहिए।
अब देखो स्टूडेंट, माड Z1 नॉट इक्वल्स टू 1, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो बचा ये, सो माड Z1 इज इक्वल टू 4 की जगह पे आएगा 2। हाँ, ये मैंने बोला था किसको रिप्रेजेंट करता है। सो रिप्रेजेंट सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2। मैंने आप ऑलरेडी बोला था Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन, सेंटर Z0 एंड रेडियस R। इधर Z0 की जगह पे माइनस में कुछ भी नहीं है तो -0, तो सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 2 होगा। सो Z1 लाइज ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन, रेडियस 2 है, ठीक है। सो Z2 लाइज ऑन ए सर्किल, ठीक है, ऐसा आंसर होगा। नीचे आपको ऐसा देगा, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ऐसे जो भी ऑप्शन है दे देगा, उसमें सर्किल सही आंसर होगा। उसमें भी ऐसा दे सकता है सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन रेडियस 2, सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन रेडियस 4, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देगा। अच्छी तरह से याद रखना, इधर 4 है, स्क्वायर है, हटा है तो 2 होगा। कभी कभी -2 भी देगा, बट रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ही करना, आपको ये फार्मूला अच्छा तरह से याद होना चाहिए बस। सो चलते स्टूडेंट्स आगे। सो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, और पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने ABCD ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेके किया, बट इधर डायरेक्टली नोटेशन को लेके किया था मैंने। तो उसके बाद और एक छोटा सा क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z प्लस 2, सॉरी Z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस I, देन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z। ओके, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कितना कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। आप जनरली कोई भी क्वेश्चन में Z जब भी देता है तो Z इज इक्वल टू नोटेशन ये है x प्लस आई वाई, इट इज़ ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरिएबल पॉइंट जैसा लेने का। कोई भी ज्योमेट्री में हम कर दे, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लेना है तो x कामा वाई लेते हैं, ऐसा वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है तो x प्लस आई वाई लेना चाहिए। अब इधर आप x प्लस आई वाई लेके चालू करते हो, बहुत लंबा आएगा, बहुत लंबा पड़ता है। पर ये देखिए तो आपको जैसे ज्योमेट्री नहीं किया, ज्योमेट्री करे तो एक अच्छी सी आइडिया आ जाता है। एक ट्रायंगल है, अब लोअर लेवल में ट्रायंगल का सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए तो आपको ये इसका जो नोटेशन में लिखा था इधर, इसको आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल में आपको 4 कॉन्करेंट पॉइंट्स मिलता है, ओके। तो एक तो सरकम सेंटर, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इन सेंटर, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आर्थो सेंटर, इसको H या O से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेंट्रॉइड, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। 10th में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेंट्रल के बारे में पढ़ा था, बट बहुत सारे बच्चों को सेंट्रॉइड का मीनिंग पता नहीं है। सो ये सारे कॉन्करेंट पॉइंट्स इन ए ट्रायंगल, ओके। सभी ट्रायंगल्स में ये एग्जिस्ट होता है। और दूसरा एक आता है 9 पॉइंट सर्किल, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, ये 4 पॉइंट्स के बारे में सभी को जानना ज़रूरी है। तो सरकम सेंटर कैसे फॉर्म होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉन्करेंट पॉइंट। सो आप कोई भी एक साइड ले लो, ये साइड मान लो, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट मतलब बराबर आधा करके परपेंडिकुलर में जाने वाला लाइन होता है। तो इधर ये तीनों लाइंस एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा। 3 लाइंस एक ही पॉइंट से जा रहे, 3 या मोर देन 3 लाइंस, तो वो 3 लाइंस को हमने बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तो ये जो कॉन्करेंट लाइंस है, ये पॉइंट को हमने बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ओके, या कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट पॉइंट। सो ऐसा ट्रायंगल में 4 अलग अलग पॉइंट्स मिलता है हर एक ट्रायंगल में। स्पेशली सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है तीनों साइड्स का,
ओके, वो सारे एक ही पॉइंट से जाएगा। ये पॉइंट को हमने बोलते हैं सरकम सेंटर। ओके, इसका प्रॉपर्टीज ये जो है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये बराबर अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये आउटसाइड रहेगा। इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, राइट। इसका और एक प्रॉपर्टी जो है, सरकम सर्किल, मतलब तीनों वर्टिसेस से हम सर्किल ड्रा करें तो उसको हमने बोलते हैं सरकम सर्किल। उसका सेंटर जो होता है सरकम सेंटर, इसका मतलब है इसको सेंटर करके आपने इसको रेडियस बना के सर्किल ड्रा करें तो तीनों वर्टिसेस से जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है एस ए, एस बी, एस सी, ये डिस्टेंस से सेम रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट एस है तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस में है, तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस में है, इसको हमने बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये बाकी का इन सेंटर के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये अभी सरकम सेंटर का ज़रूरी है, इसके लिए मैंने बताया था। आप ये तीनों पॉइंट्स का ढूंढ लेना। हाँ, उसका जैसे जैसे ट्रायंगल चेंज होता है वो कैसे रहेगा वो सारे ढूंढ लेना। तो इधर देखो, ये डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है। जेड से किसको डिस्टेंस है? 1 को डिस्टेंस है। जेड से -1 को डिस्टेंस है। जेड से आई को डिस्टेंस है। मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ, इधर पॉइंट 1 है, इधर आई। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल ड्रा किया हूँ मैंने। ओके, क्लियरली पता चल रहा है ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इधर कोई एक पॉइंट ऐसा है, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस सेम, मतलब तीनों से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला, और स्पेशली ये 90 डिग्री से। ओके, देखो ये क्लियरली पता चल रहा है आपको, 90 डिग्री शायद होगा, नहीं देखते हैं। ए लेंथ 1 है, हाँ ए लेंथ 1 है तो बराबर 90 होगा, ए 45 45 ये, हाँ ए 90 होगा। ठीक है, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में ए पॉइंट से और ए पॉइंट से, ए पॉइंट से, तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला पॉइंट, अभी तो हमने पढ़ा था 3 वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला जो पॉइंट है उसको हमने बोलते हैं सरकम सेंटर। इधर जो जेड रिप्रेजेंट करता है सरकम सेंटर को, सरकम सेंटर। ओके, सरकम सेंटर। हाँ, ये सरकम सेंटर, ये केस में क्या होगा? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी बोला था मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, सो हाइपोटेनियस ये था, इसका मिड पॉइंट ओरिजिन होगा। सो इधर जेड इज इक्वल टू 0। ओके, ये सरकम सेंटर होगा और जेड इज इक्वल टू 0। ऐसा कितना पॉइंट्स रहेंगे? देखो सरकम सेंटर जो भी हमने कॉन्करेंट पॉइंट डाला था सारे यूनिक है। सो हियर सरकम सेंटर इज ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज यूनिक। सो इधर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला है, सो देयर विल बी ओनली 1। देखो क्वेश्चन ये है, जेड नहीं पूछा, ऑप्शन में 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। सो जेड वैल्यू नहीं पूछा है, जेड इज इक्वल 0 नहीं है, जेड नहीं चाहिए। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एग्जिस्टिंग। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है सर्कमफेरेंस का। ये सर्कमफेरेंस कोई भी एक ट्रायंगल ले लो उसमें यूनिक ही होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे यूनिक 1। ओके, तो आंसर आएगा 1। जेड का वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ मैंने, नंबर ऑफ जेड, ऐसा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे? एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, सो वो आंसर 1 होगा। बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है पूछे तो जेड इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये लॉजिक समझना, इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूज करेगा ऑप्शंस में। सो जेड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ जेड पूछा है, तो जेड में और नंबर ऑफ जेड में फ़र्क है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, और आगे कुछ ज्योमेट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। i⁻⁰ इसका वैल्यू कितना है? i⁻⁰ देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी टाइप के क्वेश्चन से बहुत आएंगे कॉम्पिटेटिव में। सो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट एक बार आ गया सब कुछ आ जाएगा। हाँ, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, i⁻⁰ का मतलब क्या है? सो व्हाट इज i? i को हमने ऐसा लिख सकते हैं cos π/2 प्लस i sin π/2। ये कौन सी फॉर्म है? एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है, या इसको हमने पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं।
उसके बाद यूलर फॉर्म भी है e पावर i पाई बाई 2, e पावर i पाई बाई 2। सो मान लो इधर रखता हूँ मैंने अंदर वाला i की जगह पे e पावर i पाई बाई 2 रखता हूँ, होल रेस टू i, ए रेस टू एम होल रेस टू एन जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा e पावर i इंटू आई स्क्वायर, उसका वैल्यू -1 है तो माइनस पाई बाई 2 होगा। बहुत सिंपल है देखो। सो इधर i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो e पावर माइनस पाई बाई 2। सो e जो नोटेशन है इसको हमने बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसका अलग से डेफिनेशन है e वैल्यू, e इज ए इरेशनल नंबर 2.7 के आसपास में होगा, 2.78 थिंग्स ऐसा होगा। सो e का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.7 के आसपास। जैसा पाई वैल्यू जो है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 जैसा लेते हैं, इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7 का बीच में है, मतलब 2 का 3 का बीच में रहेगा। इट इज़ ए इरेशनल नंबर है। ओके, इसको हमने मैथमेटिकल में नोटेशंस में बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसा पाई को यूज़ करते हैं इधर भी ई को यूज़ करते हैं। ई का डेफिनेशन लिमिट्स में दिया हुआ है, तो जब लिमिट्स पढ़ते हैं ये ई का डेफिनेशन भी उधर पढ़ेंगे हम। बट ई इज़ नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका वैल्यू हो जाएगा 2.7। अभी 2.7 का पावर में हमने माइनस पाई बाई 2 का एक रेशनल नंबर है, उसका एक्सपेंशन होगा, उसका कुछ वैल्यू मिलेगा, तो वो सारे हमारे को ढूंढना नहीं है, सिर्फ ई पावर आई का वैल्यू चाहिए। तो उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड करके ऐसे भी कर सकता हूँ, ई पावर माइनस पाई बाई 2। देखो इधर आई जो है, आई इधर है, इसका जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड है पाई है, बट इसका जनरल एम्पलीट्यूड लेना है तो देखो ये एंगल है। देखो ई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट जो है पी ऑफ टीटा को हमने ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ 2n पाई प्लस टीटा। ओके, सो पी ऑफ ये एंगल जो है पाई बाई 2 है, तो उसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये जो पाई बाई 2 है उसका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होगा, और ये जो है जनरल एम्पलीट्यूड होगा। सो दिस विल बी 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ पाई बाई 2 को। इधर भी ये जो e पावर आई पाई बाई 2 है, इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, e पावर आई इंटू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होल रेस टू आई। सो e पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सो नॉट ओनली माइनस पाई बाई, e पावर माइनस पाई बाई 2 वैल्यू नॉट ओनली आई, उसके अलावा ये सारे वैल्यूज़ का भी आई रेस टू आई होगा। ठीक है, आई रेस टू आई। ठीक है, राइट। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। लॉग ऑफ 1 प्लस आई क्या हो जाएगा, साइन लॉग ऑफ आई रेस टू आई, ये कितना होगा। उसके बाद आई रेस टू आई होल रेस टू आई, ये कितना होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, लॉग ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी भी लॉगरिथम में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको हमने मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2। ये कौन सी क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में है, तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो 1 प्लस आई को मैंने √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। साइन वैल्यू कास वैल्यू सेम कब होगा, 45 पे, तो इसको हमने ऐसा लिख सकते इंटू ई पावर आई पाई बाई 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा log √2 log m इंटू एन का जैसा है, m n log m n को log m प्लस log e रेस टू आई पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं। इधर बेस में कुछ नहीं तो e समझना चाहिए स्टूडेंट्स आप। सो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, log √2 एज इट इज़ होगा, प्लस ये आई पाई बाई 4 इधर पावर वाला जो है इधर आ जाएगा। सो i इंटू पाई बाई 4 log e टू द बेस, ई वैल्यू 1 हो जाएगा। सो लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने फार्मूला बोला था, log ऑफ मॉड z प्लस आई इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। सो ये फार्मूला था, वही तो आया इधर। उसके बाद साइन ऑफ log ऑफ, हाँ
अभी तो हमने आई रेस टू आई वाला किया था, उसका कितना है स्टूडेंट्स, ई रेस टू माइनस 4n+1 आया है। ओके, माइनस 4n+1 आया था। अभी देखो ये वाला जो पावर है आगे आ जाएगा, सो साइन माइनस 4n+1 इंटू log e टू द बेस ई, इसका वैल्यू तो 1 है, तो साइन माइनस तो बाहर आ जाएगा, सो 4n+1 4n+1 सो ये अभी हमने नंबर लाइन पे देखा था, वो कौन सी पोजीशन था, ए वाला पोजीशन है। ए वाला पोजीशन मतलब साइन π/2 हमेशा 1 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी माइनस है, पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। तो साइन ऑफ log i रेस टू i वैल्यू हमेशा हो जाएगा -1। अभी अब देखो स्टूडेंट, इसका कितना लिखा था हमने, e रेस टू -4n+1 होल रेस टू i, ठीक है। अब 4n+2 लेने की जगह पे नॉर्मली π/2 भी ले सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। दिस विल बिकम e रेस टू -i इंटू 4n+1 π/2। सो ए हो जाएगा cos 4n+1 π/2 माइनस, इधर e पावर माइनस थीटा होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा, ठीक है। i इंटू साइन माइनस नहीं आएगा 4n+1 π/2, ठीक है, वो माइनस वाला इधर आ गया। हाँ, मतलब बराबर ए पोजीशन था, ठीक है। 4n+1 π/2 मतलब ए पोजीशन, ए पोजीशन में cos 0 होता है, साइन वैल्यू जो होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -i, ठीक है। सो i रेस टू i होल रेस टू i, ये हो जाएगा -i, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला कॉन्सेप्ट से बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में जो है i का अलग अलग पावर्स वाला है। तो इसके बाद हमने पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल नोटेशंस कैसा होता है, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशंस को। तो ऑलरेडी हमने बोला था Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा जनरली समझना स्टूडेंट्स, लोकस हम ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं तब आएगा। लोकस ऑफ Z मतलब ये होगा, लोकस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स satisfying given geometrical condition या नॉर्मल कोई भी कंडीशन, ओके। स्पेशली ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं उसके लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन। सो लोकस ऑफ जेड का मतलब है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स को मिला के जो सेट बनता है उसको हमने बोलते हैं लोकस। तो आपको हमने इधर लिया था z माइनस Z0 इज इक्वल टू आर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो ये जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट Z0 मतलब सेंटर मान लो, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स का बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ, नॉट ओनली इधर, ये पॉइंट Z इधर ही नहीं रहेगा, ये सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पे इसका पोजीशन आइडेंटिफाई हो सकता है। इधर का डिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए, r। अब इधर ले लो या इधर ले लो या किधर भी ले लो आप, ओके, किधर भी देखो आप r रहेगा। ऐसा सारे पॉइंट्स का जो लोकेशन है उसको अपने ट्रेस करते जाते हो, आपको एक सर्कल के सर्कमफेरेंस बनेगा। तो इसको हमने बोलते हैं सर्कल विथ सेंटर Z0 रेडियस r। सो इधर लोकस ऑफ ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लोकस ऑफ Z रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस r, ठीक है। सो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। उसके बाद इधर मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2। देखो इधर पॉइंट ए मान लो, इधर पॉइंट बी मान लो, एक वेरिएबल पॉइंट है समवेयर P, ओके, मतलब Z है, ए Z1 है, ए Z2 है। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर से
देखो जेड से जेड वन का बीच में डिस्टेंस, मतलब देखो जेड से जेड वन का बीच में डिस्टेंस ए और ए दोनों सेम होना चाहिए। ओके, ऐसा जेड कितने मिलेंगे, देखो इधर ले लो, इधर ले लो, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, आपको एक लाइन मिलेगा। वो लाइन कैसा है, ये जो ए बी लाइन है इसको बराबर आधा करेगा और परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, सो जेड माइनस जेड वन एंड जेड माइनस जेड टू रिप्रेजेंट ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2, line joining Z1 and Z2. okay, Z1 and Z2. so next आपको ये कंडीशन जानना है स्टूडेंट्स, जैसा ये जो शेप होता है और ये जो शेप होता है, दिस इज एलिप्स, ये होगा हाइपरबोला। जैसा आपने सोलर सिस्टम पढ़ते हो उसमें एलिप्टिकल जो ऑर्बिट्स है उसमें ही हमारा अर्थ घूमता है, सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। जब सन का लोकेशन जो है इधर या इधर होगा, इसको हमने बोलते हैं फोकस। ओके, प्लूरल वर्ड है फोकस का, फोकाई। ओके, इधर या इधर हो सकता है, देखो दोनों सिमिलर है, आप इसको पलट लो उल्टा देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए फोकस इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। सो ये जो एलिप्स का जो शेप है इसको दो फोकाई रहेंगे। ओके, फोकस का प्लूरल वर्ड है फोकाई, सो दो फोकाई जैसा रेडियाई। ओके, इधर भी फोकाई, सो दो फोकस रहेंगे। ठीक है, और ये जो एलिप्स है इसका जो सरकमफेरेंस है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया पी, इधर एस डैश एस लेते हैं, फोकस को जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एलिप्स का डेफिनेशन ऐसा होता है स्टूडेंट्स, इधर डिस्टेंस इधर डिस्टेंस, मतलब पी एस एस पी प्लस एस पी डैश, ये दोनों का डिस्टेंस की सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2a। ओके, 2 एक वेरिएबल ए पॉइंट जो है उससे आपको आगे आएगा। देखो जब भी आप देखना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों को आपने जोड़ते हो। ओके, हमेशा कैसे होना चाहिए, देखो ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। सो इधर ए जो 2a है, ओके 2a जो है ये दोनों का डिस्टेंस के बीच में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2a शुड बी ग्रेटर देन ऑन एस डैश। ओके, मान लो सर इक्वल है तो क्या होता है, इक्वल है तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस जो है मतलब 2a वैल्यू जो है। ओके, तो एस डैश एस को इक्वल है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो इसके ऊपर आए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और कम में तो क्या होगा, कम में तो डिफाइन ही नहीं होगा। सो इधर आपको एक डेफिनेशन आता है, सो एलिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट आप याद रखना इसको। ठीक है, सो माड जेड माइनस जेड वन प्लस माड जेड माइनस जेड टू। देखो जेड वन जेड टू 2 पॉइंट्स है, फोकाई जेड वन जेड टू है, और जेड एक वेरिएबल पॉइंट है दैट इज पी। ओके, सो पी एक वेरिएबल पॉइंट है, एस डैश इधर है एस इधर है, ए जेड वन है ए जेड टू है ए जेड है। सो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस मिला है तो कितना होना चाहिए, 2a होना चाहिए, इज इक्वल टू 2a। ओके, हाँ, इफ 2a वैल्यू जो है ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस z2 है, देन z लाइस ऑन, या z लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट एलिप्स। ओके, लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट एलिप्स। उसके बाद इन केस 2a वैल्यू इक्वल टू हुआ मॉड z1 माइनस z2 हुआ। ओके, ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस इधर हुआ, जो p पॉइंट है इसको ऊपर आ जाएगा। सो लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन।
ओके, ए स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद इफ 2a इज लेस देन मॉड z1 माइनस z2, ओके, सो नो पॉइंट एग्जिस्ट, मतलब देर इज नो लोकस, नो पॉइंट एग्जिस्ट, ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा। ये याद रखना, जैसा PA प्लस PB दो पॉइंट्स का बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, वो 2a को इक्वल है और 2a वैल्यू ग्रेटर देन AB है, ओके, देन लोकस ऑफ P जो होता है ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये याद रखना। सिमिलरली इधर भी एक लोकस होगा, फोकस होगा S डैश, इधर भी एक फोकस होता है S, इसके ऊपर पॉइंट होने दो या इसके ऊपर पॉइंट होने दो, ये सारे रिप्रेजेंट करता है लोकस ऑफ Z को। इधर सेम टू सेम डेफिनेशन है, बट SP माइनस S डैश ऑफ P, इधर सम के जगह पे इधर डिफरेंस, ओके, डिफरेंस जो है वो 2a होना चाहिए, ओके, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। मान लो मैंने इधर एक पॉइंट लिया P, ओके, सो ये बड़ा डिस्टेंस में से ये छोटा डिस्टेंस निकालता हूँ, मान लो ये दोनों का बीच में डिस्टेंस से कम हुआ, ओके, देखो आप ट्रायंगल ला पता है ना, ट्रायंगल ला में सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस है। थर्ड डिस्टेंस जो है ये दोनों का डिस्टेंस को इक्वल नहीं होना चाहिए, थर्ड साइड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। तब क्या हो जाएगा, आपको ट्रायंगल बनेगा। देखो इसमें हर जगह पे कोई भी पॉइंट ले लो, आपको ट्रायंगल बनेगा ये दोनों साइड्स लेके। ऐसा इधर भी कोई भी एक पॉइंट ले लो, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, ये लाइन के ऊपर आए तो नहीं बनेगा, ओके, लाइन के ऊपर मतलब इधर आया तो नहीं बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। मान लो इधर आ गया तो ये दोनों का बीच में डिस्टेंस, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस जो है, ओके, वो दोनों का जो डिफरेंस जो है, ओके, डिफरेंस जो है वो 2a से कम या ज़्यादा जो कंडीशन होता है वो, ओके। सो इधर SP माइनस S डैश ऑफ P जो है इज इक्वल टू 2 है, तो डिफरेंस जो है इज इक्वल टू 2a है, तो इसको हमने बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला, ओके, हाइपरबोला, ये वाला कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इधर हम देखते हैं, ये एलिप्स का कंडीशन हो गया, तो अभी हमने हाइपरबोला का कंडीशन भी लिखते हैं। सेम टू सेम कंडीशन है, इधर ग्रेटर देन के जगह पे लेस देन होना चाहिए। ये जो 2a है दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, ओके, इधर प्लस के जगह पे आपको माइनस आएगा, प्लस के जगह पे क्या आएगा, माइनस। Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 2a है, मतलब डिस्टेंस की डिफरेंस। देखो जैसे ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन c, या a माइनस b इज ऑलवेज लेस देन c। सम ऑफ टू डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इधर भी वैसे ही है, पहला वाला जो है एलिप्स का जो है सम में लेते हैं, अभी इसमें क्या लेते हैं, हमने डिफरेंस में लेते हैं। डिफरेंस, ओके, हमेशा कैसा होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी लेस देन सी, ओके। हाँ, इधर हमने डिफरेंस लिया है 2a, ये कैसे होना चाहिए, ट्रायंगल जहाँ एलिप्स हाइपरबोला बनना है तो ये जो 2a है कैसा होना चाहिए, थर्ड डिस्टेंस से लेस होना चाहिए। देखो 2a शुड बी लेस देन द थर्ड साइड Z1 माइनस Z2। देखो ये Z1 माइनस Z2 मतलब ये दोनों का बीच में डिस्टेंस है, उससे कंपलसरी कम होना चाहिए, तभी आपको क्या आएगा, Z रिप्रेजेंट हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये याद रखना। इनकेस इक्वल हुआ सेम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, इनकेस ग्रेटर देन हुआ नो पॉइंट एग्जिस्ट, लोकस ही बनेगा नहीं, नल सेट आ जाएगा। सो ये कंडीशन आप याद रखना। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a आया, 2a वैल्यू AB से ज़्यादा है तो एलिप्स, PA माइनस PB 2a है, 2a वैल्यू AB से कम है तो हाइपरबोला। ये दोनों कंडीशंस याद रखना। आपको इससे ऊपर मतलब एडवांस में क्वेश्चन आएगा, बट मेंस में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शंस में, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहे कॉन्सेप्चुअल वाला, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद ये और एक कॉन्सेप्ट है, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K, ओके। सो
इधर देखो स्टूडेंट, माड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू सम के इंटू माड जेड माइनस जेड टू। ओके, इन केस के वैल्यू 1 होता है, अभी हमने देखा था इधर पॉइंट ये है, इधर पॉइंट बी है, इधर पॉइंट पी है, इधर से डिस्टेंस सेम है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन केस इधर का जो डिस्टेंस है, इधर का डिस्टेंस का k टाइम्स है, मोर देन 1 टाइम्स है, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। सो ऐसा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हाँ, वो देखते। सो इधर ये कंडीशन में इफ़ k वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2, ठीक है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इन केस k वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है, Z रिप्रेजेंट एक सर्कल, ओके, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो याद रखना, इसमें कैसा होता है, मान लो दोनों को आप स्क्वायर करते हो तो इधर आ जाएगा आपको x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल सम k स्क्वायर इंटू x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगा, सम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0, ऐसा फॉर्म में आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आएगा, इधर आपको कुछ अननोन वैल्यूज आए तो उसको डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिलेगा। ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, ओके। इसका सेंटर होता है, याद रखना, ये हम आगे पढ़ेंगे, माइनस जी माइनस एफ, ओके। सो रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके। सो ये इसको आपने पूरा सिंप्लीफाई करें तो ऐसी फॉर्म में आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर टर्म, वाई स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म, वाई टर्म और कांस्टेंट रहेगा, उसके सिवा कोई दूसरा टर्म्स नहीं रहेगा। स्पेशली एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहेगा। जो भी नंबर आता है, मान लो 4 आया, 4 से डिवाइड करो, ये फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। ए फॉर्म में लाने के बाद आपको जी पता चलेगा, एफ पता चलेगा, सी पता चलेगा। ये पूरा रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को और उसका सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये अच्छा से याद रखना, ओके। 1 है तो क्या होगा, 1 नहीं है तो क्या होगा। तो उसके बाद इधर तक जो कंडीशंस है ये अप टू मेंस लेवल तक आएगा, तो क्वेश्चंस जो है थोड़ा एडवांस लेवल का भी करेंगे। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by Z1, Z2, Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 पॉइंट से फॉर्म करने वाला जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया ढूंढना है। तो ये फार्मूला है 1/4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 बार 1, ठीक है। उसके बाद या ऐसा ले सकते हैं 1 Z1 बार 1 Z2 बार 1 Z3 बार। अब इंटरचेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। ये फॉर्मेट थोड़ा इजी रहेगा करने में आपको। सो ये होगा, ये सारे 1 है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कॉन्जुगेट है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, आपको एरिया आएगा आगे 1/4 होगा। जनरली ट्राइंगल्स का एरिया में 1/2 होता है, याद रखना इधर 1/4 होगा। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स। इन केस डेल्टा 0 हुआ, ओके, तो 3 लाइन्स क्या हो जाएगा, Z1 Z2 Z3, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे। देन इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग देम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल 0 हो गया। Z1 को निकाल के Z रखो तो मॉड्यूलस ऑफ 1 Z बार, एक वेरिएबल पॉइंट लिया, ठीक है। सो 1 Z1 बार 1 Z2 बार, ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट Z1
एंड Z2, क्योंकि खुल ही नहीं रहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए। सो इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ Z। अभी देखो ये 3 पॉइंट्स खुल ही नहीं रहे तो इसका एरिया 0 होना चाहिए। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो आपको डिटरमिनेंट सबको पता है कैसे करना, 1 इंटू Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार प्लस Z इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस Z बार इंटू Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इधर जो है इधर Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z इंटू, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ Z2 माइनस Z1 का होल बार प्लस Z बार इंटू Z2 माइनस Z1 इज इक्वल 0। ये होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको और भी अच्छा से लिखना है तो Z इंटू Z2 माइनस Z1 बार प्लस Z बार इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार इज इक्वल 0। सो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट Z1 एंड Z2। ठीक है, तो इसको अपने कोई थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं Z बार प्लस अल्फ़ा इंटू Z बार प्लस अल्फ़ा बार इंटू Z प्लस बीटा इज इक्वल 0। एक इक्वेशन है, एक इसको रिप्रेजेंट करता है बताता हूँ। और इधर अल्फ़ा इंटू Z बार प्लस अल्फ़ा बार इंटू Z प्लस R इज इक्वल 0। इधर Z का सॉरी अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, R जो है रियल नंबर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखो एक इसको रिप्रेजेंट करते बताता हूँ। ये जो लाइन है देखो, पहले मैंने Z लिखा, देखो Z इंटू अल्फ़ा बड़े पूरा अल्फ़ा ले लो। ठीक है, उसके बाद Z बार इंटू अल्फ़ा, देखो इसका कॉन्जुगेट है। उसके बाद इधर एक नंबर है R इज इक्वल 0। सो ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। सो ये स्ट्रेट लाइन की नोटेशन है। ठीक है, उसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को। ओके, Z इंटू Z बार क्या होता है, मॉड Z स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मेट इससे पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये इससे आपको सेंटर निकलेगा, उसके बाद रेडियस भी निकलेगा। सो ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। तो ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये स्ट्रेट लाइन की सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, मेंस लेवल में इतना नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद लाइन का स्लोप कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है, बहुत डेप्थ होता है, वो एडवांस की सिलेबस में आएगा। बस आपको एक आइडिया आना चाहिए लाइन कैसा आता है। ठीक है, बस इसको जस्ट याद रखना। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दैट इज AB एंड AC। AB एंड AC। देखो स्टूडेंट, इधर पॉइंट ये है, इधर एक पॉइंट B है, इधर एक पॉइंट C है। ठीक है, दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3। ठीक है, ये लाइन कैसा आता है स्टूडेंट्स, ये पूरा लाइन ऐसा रिप्रेजेंट करता है Z1 माइनस Z2। ओके, जैसे आप वेक्टर्स पढ़ते हो, सो वेक्टर्स में इधर पॉइंट ये है, इधर पॉइंट B है। ओके, इसका पोजीशन वेक्टर A बार, इसका पोजीशन वेक्टर B बार है। ये लाइन कैसा रिप्रेजेंट करता है, सो AB बार को हमने ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं B बार माइनस A बार, पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस। सेम इधर पॉइंट्स मतलब उसका पोजीशन वेक्टर से। सो ये जो लाइन सेगमेंट है वो कैसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। ये जो लाइन कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, Z3 माइनस Z1। ओके, सो ये जो डायरेक्शन है तो Z2 माइनस Z1, ये है Z3 माइनस Z1। अब देखो स्ट्रेट है, ये दोनों का बीच में जो एंगल है मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको थीटा मान लो। ओके, सो उससे पहले आप एक याद रखना, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर Z है,
ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना भी होने दो, वो लेना देना नहीं। इसको मैंने कुछ एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो एंगल बढ़ाया तो देखो इसका पहला एंगल जो है वो टीटा मान लो, इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ r इंटू ई पावर आई टीटा। अभी इसको मैंने घुमाया, कितना एंगल घुमाया, 5 डिग्रीज घुमाया, ठीक है। तो 5 डिग्रीज घुमाया तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 मान लो, एक कैसा आता है, इसको हमने कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया, वैसा वैसा ये सेम टू सेम, तो r तो एज इट इज़ रहेगा। अभी एंगल कितना हुआ, टीटा प्लस 5 हुआ, सो ये हो जाएगा ई पावर आई इंटू टीटा प्लस 5। देखो इसको हमने ऐसा लिख सकते ई पावर आई टीटा इंटू ई पावर आई 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा Z1 इंटू ई पावर आई 5, ओके। सो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमा रहे, ओके, कुछ रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करें तो आपको क्या हो जाएगा, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे आता है, पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पावर आई टीटा से मल्टीप्लाई करो। अब देखो स्टूडेंट्स, हाँ, इन केस तो आपको मैग्नीट्यूड भी बदल दिया, तो मैग्नीट्यूड से भी बदलना, मतलब मैग्नीट्यूड से भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर ये एंगल कैसे आएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कैसे लिख सकता हूँ मैंने, मान लो इधर से इधर आया, सो Z3 माइनस Z1, ओके, Z3 माइनस Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया स्टूडेंट्स, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पावर आई टीटा से मैं मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इधर से ई पावर आई टीटा से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैग्नीट्यूड में फ़र्क आया, जो भी है मुझे मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट से लेना देना है, तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, ठीक है। हाँ, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने टीटा डिग्रीज घुमाया और लेंथ बढ़ाया, तो r से मल्टीप्लाई करो, जो भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करो। सो Z3 माइनस Z1 कैसे आया, सब मैग्नीट्यूड मान लो r से मल्टीप्लाई किया, इसका यूनिट्स है 10 यूनिट्स है, इसका 20 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी है, इंटू, हाँ, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने घुमाया, तो मतलब मल्टीप्लाई करो, तो इससे मल्टीप्लाई करते आया, मतलब Z2 माइनस Z1 को किस ई पावर आई टीटा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ए वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमा रहा हूँ, मतलब ये नया आया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आता है, पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड में बदला है तो r से मल्टीप्लाई करो, जो भी है। उसके बाद एंगल बदला है तो ई पावर आई टीटा से मल्टीप्लाई करो। अभी इधर लाओ, Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल हो जाएगा सम r इंटू ई पावर आई टीटा, ओके। सो r क्या है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो है। अभी मुझे ये दोनों के बीच में एंगल ही चाहिए, सो आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1, देखो सेकंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन, ओके, सेकंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन। देखो जब भी जो इनिशियल लाइन होता है वो नीचे रखना पड़ता है, जो टर्मिनल लाइन होता है उसको ऊपर रखना पड़ता है, दोनों का बीच में एंगल जो है थीटा। देखो r का तो कोई लेना देना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है इसका आर्गुमेंट है थीटा। सो ये याद रखना, कभी भी कोई भी दो लाइंस का बीच में एंगल करना है, सो इधर ए बी बोला ना, सो इधर आर्गुमेंट ऑफ ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू थीटा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल थीटा। देखो एंगल एट ए, ठीक है, तो ऐसा रिप्रेजेंट करते दो लाइंस का बीच में एंगल। हाँ, मान लो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आया है तो एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब एंगल 0 होता है तो क्या हो जाएगा, सो आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं Z1 Z2 Z3 R 0 R पाई भी बोल सकते हैं, R कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, हमने ऐसा बोल सकते हैं सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। मान लो ये Z1 इधर साइड आया तो 0 डिग्री से, ये Z1 जो Z3 जो है इधर साइड आया तो 180 डिग्री से। आर्गुमेंट 0 या पहिया आया, इसका मतलब है लाइन्स तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इनकेस परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री होगा। जब ई पावर आई पाई बाई 2, ई पावर पाई बाई 2 कितना होता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब ये जो नंबर है प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। सो इधर ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी है तो
Z3 अपॉन Z1 बाई Z2 अपॉन Z1 इज प्योरली इमेजिनरी होगा, तब लाइन्स परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। याद रखना, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, और ई पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आर्गुमेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखना स्टूडेंट्स, हाँ, जेड कामा आई जेड कामा जेड प्लस आई जेड 3 पॉइंट्स है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होगा, 1/4 डिटरमिनेंट 1 1 1। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है से जेड आई जेड जेड प्लस आई जेड, है ना। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट से जेड बार आई का बार माइनस आई होता है, उसके बाद जेड बार, इधर जेड का बार जेड बार, आई का बार माइनस आई, जेड का बार जेड बार, ये हो जाएगा इसका एरिया। चलो ढूंढ लेते स्टूडेंट्स, 1/4 इंटू, अब 1 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट करो, आई जेड इंटू आई जेड बार, आई जेड इंटू जेड बार माइनस आई इंटू आई स्क्वायर होता है -1 प्लस हो जाएगा, सो जेड इंटू जेड बार। ठीक है, चाहिए तो आपने इसमें से जेड बार भी कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, ओके। सो माइनस आई जेड मतलब प्लस आई जेड बार ले लो, इसमें से जेड कॉमन लिया इंटू 1 प्लस आई, है ना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद माइनस जेड इंटू ये रो, ये कॉलम हाइड करे तो ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा स्टूडेंट, जेड माइनस आई जेड बार माइनस आई जेड बार, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस आई जेड बार है तो प्लस आई जेड बार होगा। उसके बाद प्लस जेड बार इंटू ए रो कॉलम हाइड करे तो ये दोनों का प्रोडक्ट देखो, जेड प्लस आई जेड माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट आई जेड। अब देखते हैं 1/4 इंटू, अब देखो जेड इंटू जेड बार कितना हो जाएगा, माड जेड स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई। ये जो भी नंबर आता है इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, ठीक है, 1 प्लस आई। उसके बाद जेड इंटू जेड बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माड जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये आई को अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो माड जेड स्क्वायर इंटू आई को अंदर लेके गए तो आई -1, हाँ माइनस ये जेड को देखो सभी में जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जेड बार बचेगा जेड इंटू जेड बार माड जेड स्क्वायर, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जेड इंटू जेड बार माड जेड स्क्वायर, ये दोनों गए। अब देखो इधर माड जेड स्क्वायर इधर माड जेड स्क्वायर क्या मन हुआ, माड जेड स्क्वायर बाई 4। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स 1 प्लस आई -1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1 1 कैंसिल, 2i बचेगा। सो 2 बार आए तो 2/4 इंटू माड जेड स्क्वायर इंटू माड लेस ऑफ आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माड जेड स्क्वायर। याद रखना, कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आई से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों को ऐड किया, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर से, जिसका आपको एरिया फाइंड करना है तो ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, माड जेड स्क्वायर। तो उसके बाद सेम टू सेम ऐसा दिया है, जेड ओमेगा जेड जेड प्लस ओमेगा जेड, ये तीनों नंबर से, ये तीनों से फॉर्म किया हुआ ट्राइंगल का एरिया कितना है। सो देखो डेल्टा इज इक्वल 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ 1 1 1 जेड ओमेगा जेड जेड प्लस ओमेगा जेड, ठीक है। उसके बाद जेड बार ओमेगा बार जेड बार, देखो याद रखना ओमेगा बार इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर और 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, इधर ये दोनों का कॉन्जुगेट है तो जेड बार प्लस ओमेगा बार जेड बार, ठीक है। हाँ,
आपको इजी डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट वो सारे हम बाद में करेंगे, अभी नॉर्मली कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1 इंटू ए दोनों का प्रोडक्ट करो स्टूडेंट्स, ओमेगा इंटू जेड बार, ओमेगा इंटू मॉड जेड स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा बार, ओमेगा इंटू ओमेगा बार को मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा बार इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा इंटू ओमेगा बार हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, समझा? ओमेगा बार के जगह पे मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा, ओके हाँ, प्लस जेड इंटू माइनस जेड इंटू, अब ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो जेड बार प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड बार माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड बार, प्लस जेड बार इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, जेड प्लस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा जेड। ठीक है, अब देखते स्टूडेंट्स 1/4 इंटू, इधर देखो ये ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब वैल्यू 1, तो इधर मॉड जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, इधर बचेगा ओमेगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा ये कितना हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर गया, तो ये ओमेगा बार मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब मतलब 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सो ए ओमेगा बार मतलब ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब मतलब 1। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, इधर जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर पूरा चले गए, इधर 1 1 भी गया, सो 1/4 इंटू मॉड जेड स्क्वायर भी बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अब देखो स्टूडेंट मॉड जेड स्क्वायर अपॉन 4, ओमेगा होगा -1 प्लस √3i/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2। ओके, तो ये दोनों को आप सिंप्लीफाई करते हो, इधर मिटा रहा हो स्टूडेंट्स, ये दोनों को आप सिंप्लीफाई करते हो, मॉड जेड स्क्वायर अपॉन 4 इंटू दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 प्लस √3i प्लस 1 प्लस √3i। ठीक है, -1 कैंसिल, सो मॉड जेड स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3i प्लस √3i, 2√3i 2 कट हो गए, इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो √3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 है, सो ये हो जाएगा √3/4 इंटू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ढूंढ सकते हो ये फार्मूला को यूज़ करके। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, Z1 ए इम्पॉर्टेंट है, Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया है, देन आपको क्या क्या कंडीशन आएगा, और इधर याद रखना Z0 ये सरकम सेंटर है, सॉरी सेंट्राइड है, सरकम सेंटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर सेंट्राइड सभी सेम हो जाएगा। देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3Z0 स्क्वायर। उसके बाद हाँ, ये क्यूबिक मतलब 3 वर्टिसेस का रेगुलर पॉलीगन है। इनकेस n वर्टिसेस का रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स इक्वल है पॉलीगन है, तो उसमें भी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर अप टू सो ऑन Zn स्क्वायर, n वर्टिसेस करे तो n इंटू Z0 स्क्वायर आएगा। उधर भी सेम कंडीशन होगा, ए स्क्वायर के लिए काम में आएगा, पेंटागन हेक्सागन सभी के लिए काम आएगा, स्पेशली हम ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो उसके बाद और एक कंडीशन है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये करे तो आपको 0 होगा।
ठीक है। इधर याद रखना स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का अलग होता है मीनिंग और कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करे, रियल नंबर में हम क्या पढ़ते थे, कोई भी नंबर को आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करे तो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है, स्क्वायर करे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा आई है, आई को स्क्वायर करे तो क्या आ रहा है आपको, -1 आ रहा है, ठीक है। तो सर ये सारे स्क्वायर का सम कैसे 0 हो सकता है, यही मैं बोल रहा हूँ। ये जो नंबर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनके सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। उसके बाद 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1, ये वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। सो ये सारे कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं, तो ये कंडीशंस आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सो ये है स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगला लेक्चर में हमने और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपके सामने आता हूँ। ये सारे फार्मूला सब अच्छी तरह से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट्स है सो मेरा नंबर सभी के पास है, तो मेरा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए जो भी डाउट्स होता है, तो आई एम रेडी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।